Hello students. Today we continue History 9 chapter The Making of the National Movement. In previous video we studied about the establishment of the Congress, Indian Muslim League and many more other things. Today we have to continue the march to Dandi. Dandi march is at this moment. Purn Swaraj would never come on its own. It had to be fought for. पूर्ण स्वराज जो है वो कभी अपने आप नहीं आएगा, इसके लिए हमें खुद ही लड़ाई लड़नी होगी, हमें अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा, ऐसा लोगों के दिमाग में आने लगा था। इन 1930s गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने 1930s में ये डिक्लेयर किया कि वो एक मार्च निकालेंगे, एक यात्रा निकालेंगे जिसमें वो सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सॉल्ट लॉ क्या था? द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। स्टेट मतलब कि वहाँ की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उसका अधिकार होता था सॉल्ट को बनाने में और उसको सेल करने में। महात्मा गांधी अलॉन्ग विथ अदर नेशनलिस्ट रीजन दैट it was sinful to take tax salt since it is such a essential item of our food. The Salt March related the general desire of freedom to specific grievance shared by everybody and thus did not divide the rich and the poor. इसके लिए नेशनलिस्ट का या राष्ट्रवादियों का मानना था कि ये काफ़ी सीनफुल है, मतलब बहुत बड़ा पाप है कि आप अब टैक्स लो सॉल्ट पर, जो कि एक बहुत असेंशियल फूड आइटम है। सॉल्ट मार्च से ये कहना चाह रहे थे, जो दांडी मार्च निकाला गया था, दांडी यात्रा निकाली गई थी, इससे वो ये लोग बताना चाहते थे कि एक पर्टिकुलर ग्रीवेंस मतलब कि एक खास जो शिकायत थी इनकी, इसको लेकर वो ये बताना चाहते थे कि अब जो पब्लिक है या लोग जो हैं उनकी जो बढ़ते हुए अत्याचार हैं उनसे वो मुक्त होना चाहते हैं। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ द दांडी वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग द natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt. गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ गांधी जी और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो 240 माइल्स जो है पैदल चल के गए थे साबरमती से लेकर दांडी तक, और वहाँ पर जो समुद्र तट था उसके किनारे से उन्होंने सॉल्ट इकट्ठा किया, नेचुरल सॉल्ट, और पानी को उबालकर उन्होंने सॉल्ट बनाकर इस कानून को तोड़ा था। Peasant, tribals and women participated in large number. A business federation published a pamphlet on the salt issue. सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक बिजनेस फेडरेशन ने, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए एक पैम्पलेट मतलब पर्चे जो छपवाए थे वो भी छपवाए थे। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू द ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट द पीसफुल सत्याग्रहीज। 1000 वर सेंट टू जेल। गवर्नमेंट जो है इसको ख़त्म करना चाहती थी, क्रश करना चाहती थी, इस शांतिपूर्ण जो तरीके से चल रहा था उसको पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश करना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने कई लोगों को जेल भी भेज दिया था। लेकिन जो ये काम होते जा रहे थे कि अलग अलग मूवमेंट चल रहे थे, लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced election to the provincial legislature in 1937। जो इस तरीके की ये सारे स्ट्रगल हो रहे थे उसका एक फ़ायदा ये मिला कि जो 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल मतलब जो संघ में रहकर भी जो प्रांत थे उनको कुछ स्वतंत्रता दी जा रही थी, उसके इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, अनाउंस किए गए थे, और कांग्रेस को फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस में से 7 में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ द कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकन आउट। जब 39-37 में ये इलेक्शन हुए, 2 साल कांग्रेस के रूल चला जो 7 प्रोविंसेस थे उसमें, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकन आउट हो गया था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। हिटलर की वजह से कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो ब्रिटिश को वॉर में सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन बट इन रिटर्न
दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। लेकिन इसके बदले वो क्या चाहते थे कि वॉर के बाद भारत को आज़ादी दी जाए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसेड द डिमांड। द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन इन प्रोटेस्ट। ब्रिटिश ने जो गवर्नमेंट थी उसने ये मना कर दिया और कांग्रेस के जो मिनिस्टर चुन के गए थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया विरोध स्वरूप। अब क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेटर, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद महात्मा गांधी डिसाइडेड to initiate a new phase of the movement against the British in the middle of the Second World War। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था उसके बीच में ही महात्मा गांधी ने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, एक नए तरीके से अपने विरोध को शुरू किया। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया immediately, he told them to the people, he said, do or die in your effort to fight the British, but you must fight non-violently। इस क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया जिसमें ब्रिटिशर्स को कहा गया कि वो इमीडिएटली इंडिया को छोड़े। भारत की जनता से उन्होंने कहा डू और डाई, करो या मरो, और ब्रिटिशर्स के साथ में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करो, लेकिन नॉन वायलेंटली, अहिंसात्मक तरीके से। गांधी जी एंड अदर्स लीडर वर जेल एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। उस समय में गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को जेल हो गई थी, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो चलता रहा। It especially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. Communications and symbols of the state authority were attacked all over the country. In the many areas, the people set up their own governments. पीजेंट्स ने, यूथ ने, युवा लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने इसके लिए अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी। जो गवर्नमेंट के सिंबल्स थे उन पर अटैक किया गया और विरोध प्रदर्शन किए गए। The first response of the British was severe repression. By the end of the 1943, over the 19,000 people were arrested and around 1,000 killed in the police firing. In many areas, orders were given to the machine gun crowds from the airplanes. The rebellion, however, ultimately brought the Raj to its knee. शुरुआती समय में ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने की कोशिश की, पूरी तरीके से अपनी पूरी शक्ति लगा दी इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, और 1943 के एंड तक लगभग 19,000 पीपल जो है वो अरेस्टेड हो गए थे, 1,000 को मार दिया गया था। इवन उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया था कि एयरप्लेन से वो मशीन गन से लोगों को मारे, लेकिन फिर भी फाइनली जो ब्रिटिश राज था उसको हार माननी पड़ी। टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, स्वतंत्रता और विभाजन। पार्टीशन जो भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो, और इंडिपेंडेंस। मीनवाइल इन द 1940s the Muslim League had moved a resolution demanding the independent state for Muslims in the northwestern and eastern areas of the country। 1940s में मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट की डिमांड करना शुरू कर दिया। नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो कि आज का पाकिस्तान है, और ईस्टर्न एरियाज़ में जो कि बांग्लादेश वाला एरिया है, वहाँ पर उन्होंने एक अलग स्टेट की डिमांड करना शुरू कर दिया था। द रिसोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। वाई डिड द लीग आस्क फॉर द ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसमें पाकिस्तान की अलग से कोई उस टाइम बात नहीं की गई थी, तो जो वो लोग थे, वो लीग जो है वो क्यों डिमांड कर रही थी एक ऑटोनॉमस अरेंजमेंट की, एक स्वायत्त व्यवस्था की, कि भाई जिसमें मुस्लिम को एक अलग से स्टेट दिया जाए। तो उसके पीछे के कुछ कारण हैं, जैसे फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। 1930s में आते आते मुस्लिम लीग को लगने लगा हिंदू और मुस्लिम अपने आप में अलग अलग नेशन को बिलोंग करते हैं, यूँ कहें कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं। In developing this notion, it may have a influence by the history of tension between the some Hindus and Muslim groups in 1920s and 30s। ऐसा उनकी धारणा इसलिए हो सकती है क्योंकि जो 1920s और 30s में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो छोटी मोटी टेंशन्स हुई थी उसको लेकर वो सोच सकते हैं कि उन्होंने सोचना ऐसा शुरू किया होगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उस टाइम पे ये हुई थी कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 में हुए थे, सीम टू हैव अ कन्विंस्ड द लीग दैट मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी। उस इलेक्शन में लीग को ये लगने लगा था कि मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक है, नंबर्स में कम हैं, एंड दे वुड ऑलवेज हैव अ प्लेस सेकंड फाइडल
इन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। और उनको ये भी लगने लगा था कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगी तो उसमें हमेशा वो सेकंड में ही रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। और उनको ये भी लगने लगा था कि अगर हम इसी तरीके से पीछे रहते रहे तो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन ही ख़त्म हो जाएगा, वो अपने आप को प्रस्तुत भी नहीं कर पाएंगे। इसी में एक बड़ा कारण और हो गया था, द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग्स डिजायर टू form a joint Congress League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League। कांग्रेस ने लीग की ये डिमांड थी कि हम जॉइंट कांग्रेस और लीग मिलकर गवर्नमेंट बनाएं, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस 1937 के जो इलेक्शन थे उसमें, और कांग्रेस ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। The Congress failure to mobilize the Muslim masses in the 1930s allowed the League to widen its social support। कांग्रेस जो है वो 1930s में मुस्लिम का सपोर्ट प्राप्त करने में या सपोर्ट लेने में, मुस्लिम मासेस को या मुस्लिम जनता को अपनी तरफ खींचने में असफल रही थी, और लीग ने इसका फ़ायदा उठाया था और अपना सोशल सपोर्ट बढ़ा दिया था। It sought to enlarge its support in the early 1940s when the most Congress leaders were in jail। और इनका जो सपोर्ट था वो 1940s तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर्स जो थे वो जेल में थे। At the end of the war in the 1945, the British opened the negotiation between the Congress, the League and themselves for the independence of the India। 45 में वॉर ख़त्म हुई और उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कांग्रेस, लीग और उनकी इंडिपेंडेंस को लेकर नेगोशिएशन, बातचीत करना, समझौते की शुरुआत कर दी थी। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज लीग सॉ इटसेल्फ एज ए सोलो स्पोक पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट। ये नेगोशिएशन फेल हो गया था क्योंकि लीग का ये कहना था कि मुस्लिम्स की आवाज़ वो सिर्फ लीग है, जबकि कांग्रेस का कहना था कि कई मुस्लिम आज भी उनके साथ में हैं। मतलब कि दोनों ही मुस्लिम को लेकर लड़ने लगे थे कि मुस्लिम लीग का ये कहना था कि मुस्लिम्स की जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ हम कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस का ये कहना था कि हमारे साथ मुस्लिम है, इसका मतलब वो मुस्लिम्स ये सोचते हैं कि हम भी उनकी बात कह सकते हैं। Election to the provinces were again held in 1946. The Congress did well in the general constituencies, but the League's success in the seats reserved for the Muslim was spectacular। इलेक्शन फिर से हुए, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी जो सामान्य सीट्स थी जहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं था वहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी विजय प्राप्त की, लेकिन जहाँ पर रिजर्वेशन था, मुस्लिम्स के लिए अलग से सीट रिजर्व थी, वहाँ पर लीग ने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया था। इट persisted with its डिमांड फॉर पाकिस्तान इन मार्च 1946। और इसकी वजह से उनकी जो पाकिस्तान की मांग थी वो और ज़्यादा पुख्ता हो गई, मतलब वो और ज़्यादा इसके लिए डिमांड करने लगे थे। In March 1946, the British cabinet sent to the three-member mission to Delhi to examine this demand and suggest a suitable political framework for free India। मार्च 1946 में एक फिर से कैबिनेट मिशन आया, ब्रिटिशर्स ने एक कह सकते हैं कि एक मिशन भेजा, लोगों का ग्रुप भेजा, जिनका ये काम था कि वो ये डिसाइड करें कि सजेस्ट करें कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, फ्री इंडिया का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा, और जो ये डिमांड की जा रही है उसके लेकर वो क्या सजेस्ट करते हैं। एंड considered itself a loose mission suggested that the India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy to Muslim majority एरिया। इसने ये सजेस्ट किया इनको एक यूनाइटेड इंडिया को एक यूनाइटेड रहना चाहिए, अलग से राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं या फिर जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर जो कह सकते हैं ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जा सकता है। मतलब कि वहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल ना बनाकर, अलग से मुस्लिम के लिए राष्ट्र ना बनाकर, वहाँ पर रूल्स में कुछ लिबरल रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने सजेशन दिया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग to agree to specific details of the proposal, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree to the specific details of the proposal. Partition now become more and less inevitable। अब
ना तो कांग्रेस ना ही मुस्लिम लीग उनके इस सजेशन से खुश थी। दोनों ने ही इस डिटेल से जो इन्होंने कहा उससे इनकार कर दिया। तो अब पार्टीशन सामने नज़र आ रहा था, मतलब अब किसी भी सूरत में पार्टीशन नहीं रुक सकता था। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन द मास एजिटेशन फॉर द विनिंग द पाकिस्तान डिमांड। जब कैबिनेट मिशन की बात जो है वो फेल हो गई, या कैबिनेट मिशन जो सजेशन दिया था वो ख़त्म हो गया, तो मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया कि एक जनता का आंदोलन किया जाएगा पाकिस्तान की डिमांड के लिए। इट अनाउंस्ड 16 अगस्त 1946 एज ए डायरेक्ट एक्शन डे। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोकन आउट इन कलकत्ता। अब इसके लिए उन्होंने 16 अगस्त को एक डायरेक्ट एक्शन डे की डिसाइड किया, और यहाँ से कलकत्ता में जो विद्रोह है या फिर दंगे जो हैं वो भड़क गए थे। lasting several days and the resulting in the death of the thousands of people. By March 1947 violence spread in different part of the northern India. कलकत्ता में ये हुआ और वहाँ पर कई लोग मर गए। इसके बाद धीरे धीरे ये मार्च तक आते आते कई डिफरेंट एरियाज़ में इंडिया के नॉर्दर्न इंडियाज़ में फैल गया था। Many hundred thousands people were killed and numerous women had faced a untold brutality during the partition. Millions of people were forced to flee from their homes, torn asunder from their homelands. They were reduced to being refugees in alien lands. Partition also meant that the India changed many of its cities, changed, and the new country Pakistan was born. कई लोग बेघर हो गए, कई लोग मारे गए, वुमेंस को काफ़ी बर्बरता का सामना करना पड़ा, कई लोगों को अपनी जगह पर छोड़कर दूसरी किसी और ज़मीन पर जाकर रहना पड़ा, अपनी ही लैंड पर वो रिफ्यूजी कहलाने लगे। तो इस तरीके की सारी चीज़ें होने लगी और इसकी वजह से इंडिया की भी कई सिटीज़ में चेंज आए। वहीं पर एक नई कंट्री जो है पाकिस्तान बन गया था। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल कैम मिक्सड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। जहाँ पर एक तरफ हमें आज़ादी की खुशी थी, वहीं पर जो हिंसा थी उन सब की पीड़ा भी हमारे साथ में थी। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो रीड इट अगेन एंड डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।